जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज के वीडियो में हम 2 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनिलीवर के नए CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है हेन शूमाकर। यूनिलीवर ने हेन शूमाकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वह एलन जोप का स्थान लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2022 में यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की घोषणा की थी। हेन शूमाकर वर्तमान में वैश्विक डेयरी और पोषण व्यवसाय रॉयल फ्रीसलैंड कंपाइना के CEO हैं और अक्टूबर 2022 में यूनिलीवर के गैर कार्यकारी निदेशक बने थे। वह 1 जुलाई 2023 को यूनिलीवर के CEO के रूप में काम करना शुरू करेंगे। चलिए हाल में हुई कुछ नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने जनवरी 2023 में माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नरेश लालवानी ने मध्य प्रदेश के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी को सिद्धार्थ सीमेंट एहम हर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपर्णा उपलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश की है। वह डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे, जिन्हें अगस्त 2019 में भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी औषधि महानियंत्रक की। यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के तहत एक विभाग है। यह भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का भी अधिकार है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आपको याद रखना चाहिए। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आप फोटो देखकर पहचान गए होंगे, हरमनप्रीत कौर। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह 2023 में पूरे साल ब्रांड के फुटवियर, परिधान और एक्सेसरीज का प्रचार करेंगी। इस डील के साथ हरमनप्रीत कौर विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे एम्बेसडरों के रोस्टर में शामिल हो गई हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। चलिए बात करते हैं हाल ही में नियुक्त हुए ब्रांड एम्बेसडर की। तो निखत जरीन ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। और उत्तराखंड के कौन बने हैं? प्रसून जोशी। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनू सूद देश अभियान के मेंटर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। PR श्रीजेश केरल पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों ये थे हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किन RPF कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो वो कौन कौन से शख्स हैं? जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और भूदाराम सैनी। इनको राष्ट्रपति महोदया ने जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2023 में RPF कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो पहले हैं जयपाल सिंह, जो हेड कांस्टेबल हैं किसमें? उत्तर रेलवे में। सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल हैं उत्तर रेलवे के। भूदाराम सैनी कांस्टेबल हैं RPSF के।
अब इन्होंने किया क्या था, तो एक रेलवे वैगन में आग दुर्घटना के दौरान 1000 मानव जीवन और अरबों रुपए की रेलवे संपत्ति को बचाया था। इसीलिए उनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। इससे आपका स्टैटिक जीके का कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में। वो दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। विश्व में पहली रेल कब चली थी? 1825 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को। कहाँ पर? कोलकाता में। सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? इंजीनियर श्रीधरन को। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना जो है वो सन 2004 में शुरू की गई थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी यात्रा कहां से कहां तक है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ये कौन सी ट्रेन तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। ये दूरी है 4286 किलोमीटर। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। और भारत, विश्व और एशिया इसका सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। इसका जो प्लेटफार्म है उसकी लंबाई कितनी है? 1366.33 मीटर। समता कुंभ किस राज्य के मुचिंतल में समता की प्रतिमा के परिसर में आयोजित किया जाएगा? तो समता कुंभ जो है वो आयोजित किया जाएगा तेलंगाना में। कब? 2 से 14 फरवरी को। 2022 में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा तेलंगाना में समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्रम में समता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। 5 फरवरी को सभी 108 दिव्य देशों के लिए कल्याणोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। हर साल समता कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। यज्ञ के आयोजन के तहत 9 कुंडों के साथ यज्ञशाला की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अभिषेक करने के साथ होगी। विकास तरंगिनी एक सांस्कृतिक एनजीओ है, वो भक्तों को सेवाएं देने के लिए भारत और विदेशों से लगभग 3000 स्वयंसेवकों को शामिल करेगी। बात कर लेते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। यह भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में राज्य का दर्जा मिला था। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था भारत की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो उस देश का नाम है स्पेन। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 जनवरी 2023 को साल्ट लेक में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। मेले में थीम देश कौन सा है? स्पेन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापार पुस्तक मेला है। यह फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और लंदन बुक फेयर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन भी है। इस साल लगभग 900 स्टॉल लगेंगे, जिसमें से 700 पुस्तकों को समर्पित होंगे और 200 बंगाल की प्रसिद्ध लघु पत्रिका शैली को समर्पित होंगे। इन स्टॉलों का नाम लेखक और संपादक रामपदा चौधरी के नाम पर उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा जाएगा। समानांतर कार्यक्रम 9वां कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल 9 फरवरी से 11 फरवरी तक एसबीआई ऑडिटोरियम में चलेगा। पुस्तक मेले में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, क्यूबा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। थाईलैंड इसमें पहली बार भाग लेगा। प्रत्येक दिन 15,000 रुपए के मुफ्त पुस्तक उपहार प्रमाण पत्र के साथ विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए एक दैनिक लॉटरी भी आयोजित की जाएगी। इस वर्ष पुस्तकें खरीदें और एक पुस्तकालय जीतें।
नामक एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। ये बात कर लेते हैं स्पेन की, क्योंकि ये थीम देश है। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, सॉरी, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और सम्राट कौन है? फिलिप सिक्स्थ। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में ये पुस्तक जारी की गई है। तो इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक एक किताब लिखी है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने किस तरह से गरीबों के हितों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए कुछ पुस्तकों पर नजर डाल लेते हैं। तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, यह पुस्तक लिखी है आर कौशिक और आर श्रीधर ने। जादूनामा लिखी है अरविंद मंडलोई ने। ह्यूमन एनाटॉमी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने लिखी है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, ये तमल बंदोपाध्याय ने लिखी है। रेवोल्यूशन सॉरी रेवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सान्याल ने लिखी है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने लिखी है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये लिखी है विक्रम संपत ने। फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, ये लिखी है पवन सी लाल ने। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये लिखी है आराधना जौहरी ने। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, ये लिखी है जे जे सिंह ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये लिखी है श्री राम चौलिया ने। तो ये थी कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, सब इम्पोर्टेंट ही ली गई हैं। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से याद कर लीजिए। परीक्षाओं में इनको आने की संभावना 100% रहेगी। किस सरकार की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर सरकार की महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली ने 2022-23 के दौरान 1.35 करोड़ पौधे के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 90 लाख पौधे लगाए हैं। यह अभियान नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। यानी इतना पौधों का लक्ष्य रखा गया है और 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और ये रिकॉर्ड भी बन चुका है। सरकार ने सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन जम्मू और कश्मीर के दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को वन और वृक्षों के दायरे में लाना है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित होने वाला देश कौन सा है? तो वह देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके को बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है। यह तेलंगाना सरकार की स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान कार्यक्रम की वार्षिक श्रृंखला है जो 24 से 26 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में नए नवाचारों और प्रभावी समाधानों को बढ़ाना है। बायो एशिया 2023 की थीम क्या है? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ये इसकी थीम है। बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन चारों से बनता है यूके। इसकी राजधानी कहाँ है बनाई गई है? इंग्लैंड के लंदन में।
इसके प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। देश की अलग अलग राजधानी है, लेकिन जो संयुक्त रूप से राजधानी है यूके की, वो कहाँ है? लंदन में। 31 जनवरी को शांति भूषण का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे कानून से संबंधित थे। वरिष्ठ अधिवक्ता यानी अधिवक्ता थे। वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण जी का 31 जनवरी को नोएडा यूपी में निधन हो गया। वह 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री रहे। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। अब इतने बड़े शख्स थे तो प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना 100% रहेगी। उनके पुत्र प्रशांत भूषण भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं। कोर्टिंग डेस्टिनी ए मेमोयर शांति भूषण जी की एक किताब है। हो सकता है ये किताब का नाम ही पूछ लिया जाए। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और वह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य बने थे। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के संविधान का 44वां संशोधन पेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसने संविधान के 42वें संशोधन, जिसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, इसके कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। चलिए, अब हाल ही में कौन कौन निधन हुए हैं, किस किस के, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो 1960 के एडम्स फैमिली सिटकॉम में मूल बुधवार एडम्स की भूमिका निभाने वाली लीसा लोरिंग का 30 जनवरी को निधन हो गया। टोक्यो में 1981 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिकैथलॉन स्वर्ण जीतने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का इसी महीने जनवरी में निधन हो गया। और अनुभवी फिल्म अभिनेत्री और राजमुंदरी से पूर्व लोकसभा सांसद जमुना का 27 जनवरी को निधन हो गया। योशियो जेम्स योडा एक जापानी अभिनेता और व्यवसायी थे जो 60 के दशक के टीवी सिटकॉम मैक हेल्स नेवी के हर एपिसोड में दिखाई देते थे। उनका भी जनवरी महीने में 23 तारीख को निधन हो गया। मैक्सिकन कॉमेडियन लियोपोल्डो रॉबर्टो गार्सिया पेलाज बेनिटेज, जिन्होंने पोलो पोलो के रूप में प्रदर्शन किया, उनका 23 जनवरी को निधन हो गया। डेविड क्रॉस्बी 1960 और 70 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक थे, जिन्हें दो अलग अलग समूहों के साथ रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उनका भी जनवरी महीने में निधन हो गया। तो ये भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता थे शांति भूषण जी। ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। चलिए बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी और 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हुई। इसका मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मॉरिस लिमफोर्ड गायर। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक अपने पद पर रहे थे। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। और इनका जो कार्यारंभ है वो 9 अक्टूबर से प्रारंभ है। दस 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला केरल का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है एर्नाकुलम।
एर्नाकुलम 10,000 से अधिक नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला केरल का पहला जिला बना है। केरल ने अपने 2022-23 के बजट के दौरान उद्यम अभियान शुरू किया था। माई एंटरप्राइजेज नेशंस प्राइज टैगलाइन के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया गया था। साथ ही केरल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष घोषित किया था। इन प्रयासों के कारण ही केरल में एमएसएमई की संख्या में वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज के 85वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनीश गिरी। अनीश गिरी। शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है उस्मान ख्वाजा को। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने जनवरी 2023 में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला शेन वार्न पुरस्कार जीता है। इसका नाम महान लेग स्पिनर शेन वार्न के सम्मान में रखा गया, जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया था। ख्वाजा वोटिंग पीरियड में 78.46 पर 1020 रन के साथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष रन स्कोरर भी रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और 47वें प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। 1 फरवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो है 1 फरवरी को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को हुई थी और अधिनियम कौन सा था? 1978। वर्तमान महानिदेशक कौन है? राजेंद्र सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिए। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोग हानिकारक ट्रांस वसा की वजह से असुरक्षित रहते हैं, जिससे हृदय रोग तथा मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार 2018 में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया, जिसमें वर्ष 2023 तक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी की योजना की शुरुआत जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा की गई है, जिसका पहला चरण जो है 1 फरवरी 2023 से शुरू हो गया। इस योजना को ईरानीपेट, तिरुपत्तूर, वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले में 2 फरवरी को लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास एवं कल्याणकारी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों का परीक्षण करना है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु जो है द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 1969 में राज्य का जो नाम बदला गया था, क्या कर दिया गया? तमिलनाडु किया गया था। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल R.N. रवि हैं। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहना योजना जो है
ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। सरकार मध्य प्रदेश के निम्न मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं के लिए इस नई योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती और गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की है। योजना के तहत गरीब बहनों को 1,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी जो आयकर के दायरे में नहीं आती हों। इस तरह एक साल में 12,000 रुपये की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना पर 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुल महिला आबादी में से 65% से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं मध्य प्रदेश के? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह भी आ चुका है। माधव यह भी आ चुका है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब बांधों की बात करते हैं तो बाण सागर बांध ये सोन नदी पर बना है। भीमगढ़ बांध बेन गंगा नदी पर बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना है। अब कुछ पंजीकृत जीआई टैग के बारे में जानते हैं कि तो जीआई टैग जो मिला है वो किसको मिला है? चंदेरी फैब्रिक को। और इंदौर के चमड़े के खिलौने इसको मिला है। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर को मिला है। रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है गोवा में। गोवा सरकार ने 30 जनवरी 2023 को वन साइट एक्सीलोर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद प्रसाद नेत्रालय से योग्य पेशेवरों द्वारा विस्तृत अपवर्तन होगा। बात करते हैं गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। 31 जनवरी को उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता के लिए इंडिया वन एयर की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान संचालन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 31 जनवरी को उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता के लिए इंडिया वन एयर की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान संचालन का उद्घाटन किया। विमानन मंत्रालय के अनुसार 1.15 करोड़ लोग जिन्होंने कभी हवाई यात्रा का उपभोग नहीं किया उन्हें उड़ान योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। उड़ान 4.2 का दौर पूरी तरह से क्षेत्रीय और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए समर्पित है। 184 मार्गों में से 16 हेलीकॉप्टरों को, 50 समुद्री विमानों को और अन्य 118 छोटे विमानों को दिए गए हैं। उड़ान योजना इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। यह भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है और अंडर सर्विस्ड हवाई मार्गों के उन्नयन के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य हवाई यात्रा को किफायती बनाना और भारत में आर्थिक विकास में सुधार करना है। आज का अंतिम प्रश्न, 30 जनवरी को साइंस 20 स्थापना बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पांडुचेरी में। पांडुचेरी में 30 जनवरी 2023 को साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा
देश के विचार विमर्श गतिविधियों के अध्यक्ष थे। यह वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित था जो राष्ट्रों के विकास में मदद करेगा। G20 के 10 देशों के वैज्ञानिकों के साथ भारत के प्रमुख विज्ञान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श में भाग लिया था। इस बैठक की थीम क्या रही? डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस व्यापक विषय के तहत H20 की आगामी बैठकें 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी: हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। बाद में बैठकों के स्थानों में अगरतला, बंगारामदीप और भोपाल ये शामिल हैं। अंतिम शिखर बैठक कोयम्बटूर, तमिलनाडु में होगी। H20 एंगेजमेंट ग्रुप, जिसमें G20 देशों की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियां शामिल हैं, इसको 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया था। बात करते हैं पांडुचेरी की। तो 1 नवंबर 1954 को इसे पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पांडुचेरी या पुदुचेरी 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक बस्ती थी। फ्रांसीसियों ने 1720 में माहे, 1731 में यानम और 1738 में कराईकल का अधिग्रहण किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। कहाँ की? पांडुचेरी की। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। और जो क्वेश्चन आपका ये थोड़ा गड़बड़ में था, ये वाला, इसको हम आपको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे।